हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो देखिए, हम लोगों ने फिज़िक्स में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और वो बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने सब कुछ उसमें कवर कराया है। 7 क्लासेस तो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए ली थी फर्स्ट चैप्टर की, और 10 क्लासेस मैंने आप लोगों के फिज़िक्स के चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए ली हैं। एवरीथिंग हैज़ बिन कवर्ड एज़ पर योर बोर्ड सिलेबस, ठीक है ना। तो उसमें सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से बायोलॉजी वाले सेक्शन से। तो बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर होगा फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस वाला, उस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे एक एक चैप्टर में तीनों में करा दूंगा, तो वापस फिर से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, फिर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, फिर बायो का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो इस तरह से एक एक चैप्टर सब में होता जाएगा, फिर सबके सेकंड चैप्टर हम लोग कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलो, अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है 10th क्लास की बायोलॉजी में। जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त वहाँ पे सिलेबस बताया था, फिजिक्स में आप लोगों को सिलेबस बताया था, उस तरह से बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो टोटल 6 चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में बायोलॉजी में 10th क्लास में हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा वो है लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर अपने आप में 4 लाइफ प्रोसेस आप पढ़ोगे, तो ये चैप्टर 4 चैप्टर के बराबर आप मान के चलिए। इसमें काफ़ी कुछ आपको पढ़ना होता है। फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आप लोग ब्रेन के बारे में पढ़ोगे सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें आएंगी। नेक्स्ट वन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यहाँ पे मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कैसे किए गए थे पी प्लांट्स पे, उसके बारे में बताऊंगा। और किस तरह से हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ है, बर्ड्स में इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इंसानों का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। तो बेसिक जो थ्योरीज है वहाँ पे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अवर एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा कौन सा आता है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये जो 2 लास्ट के चैप्टर हैं ये एनवायरनमेंट टाइप के चैप्टर हैं, बहुत आसान से हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं दोनों, बड़े चैप्टर नहीं है। बस जो मेन बड़े चैप्टर हैं वो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हमारे पास हैं। तो हमारे पास इतना मिला के टोटल सिलेबस हमारी बायोलॉजी में डिफाइन है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरी 10th की बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे वैरायटी के डायग्राम्स और बहुत कुछ आपको पूरे सिलेबस में जानने को मिलेगा जो आपको पहले कभी नहीं पता था, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। तो जो सिलेबस है ना भाई, ये सिलेबस नोट डाउन कर लेना। ये जो पीपीटीज इंपॉर्टेंट है सारी आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। जहाँ पे कोई चीज़ नोट नहीं करनी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो हमारे पास पहला चैप्टर जो हमारा है वो है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम लोग पहला लाइफ प्रोसेस जो पढ़ेंगे वो न्यूट्रिशन वाला होगा। तो न्यूट्रिशन के ऊपर 2 या 3 पार्ट जितने भी बन पाएंगे उतने आएंगे। तो ये सबसे पहले हमारा वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, आज से शुरू ये होता है। तो देखो मैंने ऊपर डायग्राम्स कुछ दिखाए हुए हैं, इसी तरह की चारों चीज़ें हम लोगों के पास आएंगी। जब हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो लंग्स के बारे में बातें आ जाएंगी। जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो ह्यूमन हार्ट के बारे में बात पढ़ेंगे। और जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो वहाँ किडनी की बात आएगी। तो इस तरह से आपको एक प्रॉपर थंबनेल यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। अब देखो, लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि भैया लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस। देखो, लाइफ प्रोसेस का सिंपल सा मतलब क्या हो सकता है कि ऐसे सारे प्रोसेसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, ज़िंदा रहने के लिए जो जो काम करने पड़ते हैं वो सब क्या है, लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। होते लाइफ प्रोसेस काफ़ी सारे हैं, उनमें से जो आपके सिलेबस में मैंने सिर्फ वही लिखे हैं फ़िलहाल। जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। एक हल्का हल्का ओवरव्यू दे देता हूँ, इनको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा सबको। तो जैसे न्यूट्रिशन के अंदर आप क्या पढ़ोगे, खाना आप खाते हो तो खाना किस तरह से डाइजेस्ट होता है, क्या क्या तरह की चीज़ें उसके ऊपर एंजाइम्स अटैक करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है, फैट कैसे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है। तो ये सारी बातें हम लोग न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स में भी पढ़ना है और एनिमल्स में भी पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर आपको ये चारों चीज़ें पढ़नी है। फिर रेस्पिरेशन की बात आएगी। रेस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ कि जो आपने अभी खाना खाया था उस खाने को अब डाइजेस्ट तो कर लिया गया था न्यूट्रिशन में, अब उस खाने से एनर्जी कैसे मिलेगी। भाई डाइजेशन के बाद तो ग्लूकोज बन जाता है ना बस, अब उस ग्लूकोज से बॉडी में एनर्जी कैसे मिलेगी। तो ग्लूकोज को एनर्जी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके लिए सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग अंदर, तो वो ऑक्सीजन जाके उस ग्लूकोज पे अटैक करती है और तब जाके हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड किस तरह से पूरे एंटायर एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक आती है तो लंग्स से कौन लेके जाता है उसको पूरी एंटायर बॉडी के अंदर। तो ये सारी बातें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएंगी। एक्सक्रीशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉडी में सब कुछ काम हो जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको भी तो बॉडी से बाहर करना है, यूरिन के फॉर्मेट में या फिर बॉडी से उस चीज़ को हम लोग बाहर करेंगे। तो ये एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस में आपको समझाया जाएगा कि
हमारे पास जो हमारी मेन ऑर्गन आएगा किडनी, कि किस तरह से किडनी हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ये सबसे मेन लाइफ प्रोसेस हैं, इनके अलावा और भी होते हैं, ठीक है, मेन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब 4 लाइफ प्रोसेस जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है, इसको इसी फॉर्मेट पे बना लेना। अभी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। किस बेसिस पे, किस बिहाफ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या मर गई। तो अलाइव होने का, किसी चीज़ के लाइव होने का, कि वो जिंदा है, क्या क्राइटेरिया होता है। तो कुछ बेसिक से क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं भाई। एक तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी भाई, फूड चाहिएगा तभी तो बॉडी चलेगी, बिना फूड के वो कैसे रह पाएगा। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। तो फूड की उस पर्सन को रिक्वायरमेंट होगी, या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा उसकी बॉडी में मूवमेंट, अगर वो कोई एनिमल है तो उसकी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल, वो चल फिर सकता है। प्लांट तो चल फिर नहीं सकते हैं, एनिमल तो चल फिर सकते हैं, तो मूवमेंट भी पॉसिबल होता है। इसके अलावा एक फैक्टर क्या हो सकता है, ग्रोथ। भाई ऐसा थोड़ी ना कि कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो जितना पैदा हुआ था कि वो पूरी ज़िंदगी उतना ही रह गया। उसकी बॉडी में सेल्स मल्टीप्लाई करके खुद को ग्रो भी तो करते हैं, तो सेल की ग्रोथ भी होती है, तो बॉडी की ग्रोथ भी होती है, तो ग्रोथ भी हमारे पास एक पैरामीटर हो जाएगा। तो देखो कितने सारे हमारे पास पैरामीटर लिखे हुए हैं। तो ये लाइफ के बेसिक क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से। एक तो है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है टाइम टू टाइम तो हाँ वो अलाइव है, ठीक है। ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के ग्रीन कलर को देख के क्या बताओगे कि हाँ वो प्लांट कैसे हैं, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इसके अलावा अगर किसी को फूड की रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी को चलाने के लिए तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी अलाइव होने का एक क्राइटेरिया हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स में मूवमेंट होता है, तो कोई चीज़ें अगर चल फिर रही हैं तो क्या है, वो लिविंग थिंग्स हैं। भाई नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ी ना चलती फिरती हैं। भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने प्रोग्रामिंग करके रोबोट बनाया है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, बट हमारे पास नॉर्मल जो एनिमल्स हैं, कोई एनिमल चल फिर रहा है तो उसका मतलब वो जिंदा है। एनिमल मर जाने के बाद थोड़ी ना चलेगा। तो एनिमल अगर कोई है तो वो मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो एनिमल जिंदा है, ठीक है। तो ये बेसिक से क्राइटेरिया है जो हमारे पास ये बताते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या डेड है। तो ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन सेकंड हमारा नोट करोगे। अभी न्यूट्रिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप। हाँ, जब आप सो रहे हो ना उस टाइम पर भी बॉडी को एनर्जी चाहिए। क्यों, आप जब सो रहे होते हो तो ब्रेन तो आपका तब भी काम कर रहा होता है। अभी सपने देखते हो आप लोग तो आपका ब्रेन तो तब भी वर्क कर रहा है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर आपकी हार्ट बीट चल रही होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब सो रहे होते तो हार्ट बंद हो गया, हार्ट भी रेस्ट लेने चला गया, मॉर्निंग में फिर से वो हार्ट जाग गया। तो हार्ट तो 24 आवर्स वर्क करता रहता है, तो हार्ट को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो किडनी है, किडनी लगातार वर्क करती रहती है 24 आवर्स, क्योंकि किडनी का अगर वर्क स्टॉप हुआ तो हम लोग मर जाएंगे। किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं। उनको फीड करने के लिए, उनको रन आउट कराने के लिए, उनको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, सोते टाइम पर भी। बस इतना है कि सोने के टाइम पर एनर्जी जो चाहिए होती है थोड़ी सी कम चाहिए होती है, क्योंकि दिन के टाइम पे हम मूवमेंट भी करते हैं, चलते फिरते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। राइट, नाइट टाइम पे हम लोग रेस्ट सिचुएशन में होते हैं, तो हमारी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो जो इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के वर्क कर रहे हैं उनको एनर्जी चाहिए। मूवमेंट में वहाँ पे जो एनर्जी है वो बच जाती है। तो देखो ये चीज़ लिखी हुई है, वाइल अस्लीप ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर कॉन्टीन्यूसली अकरिंग। सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती है बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आवर हार्ट पंप्स द ब्लड ड्यूरिंग स्लीप। पंपिंग तो होती रहती है ना हमारी बॉडी में, हार्ट जो ब्लड को पंप करता है। तो इस वजह से ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम लोगों को सोने के टाइम पर भी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब जाग रहे हैं तभी एनर्जी चाहिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहला स्टेप अपना कौन सा, न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। क्योंकि हमारा 4 लाइफ प्रोसेस जो हैं उनको देखो, एक याद करने का आपको तरीका बता दूं चारों लाइफ प्रोसेस को। एक वर्ड याद रख लेना, रेंट। वैसे नाम इतने मुश्किल नहीं है बट फिर भी रेंट में क्या है, यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन, E स्टैंड्स फॉर एक्सक्रीशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन और T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो रेंट वर्ड से थोड़ा याद रहेगा कि हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, रेंट पढ़ना है। रेंट की फुल फॉर्म हम लोगों को पता लग जानी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, N से, यानी न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। चलो अब न्यूट्रिशन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से हमें खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उनको भी आगे देखेंगे। तो खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड
हम लोग उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी। उन न्यूट्रिएंट से हमको एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी क्यों चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी हमें अपनी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको बिल्डअप करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए और उनको रिपेयर करने के लिए चाहिए। कहीं पे अगर चोट लग जाती है हल्की फुल्की तो कुछ टाइम बाद वो अपना आप ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो सेल्स हैं, वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो खुद को रिकवर कर रहे हैं। तो रिकवर करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब की जाती है। तो आपको अगर बड़ा होना है, यानी कि आपकी बॉडी को धीरे धीरे ग्रो करना है, आपके ब्रेन को ग्रो करना है, तो उस चीज़ के लिए तुम लोगों को खाना पड़ेगा ना। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को प्रॉपर डाइट चाहिए होती है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा ही प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोगों को अपने खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का यूज़ हम किस पर्पज़ में करते हैं, बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करने में, उनको बिल्डअप करने में। ठीक है ना, तो ये ईजी सा स्टेप हमारे पास वही है। जितनी भी पीपीटीज अभी आती आ रही हैं सबको प्रॉपर वे में नोट करते जाना। बहुत मेहनत से बनाई है सारी की सारी चीज़ें, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको अच्छे से नोट करिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके पास एक अच्छे से नोट्स होंगे तो एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके नोट्स टूटे फूटे होंगे, उसने आधा अधूरा काम कर रखा होगा, तो वही बच्चा हमेशा एग्जाम में फंसता है, उसी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, रिवीजन करा हुआ है, तो पूरी साइंस के 15 चैप्टर 2 घंटे में ख़त्म कर दोगे। बट डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितनी बार उस चीज़ को रिवाइज किया था। ठीक है, चलो अब न्यूट्रिएंट्स की बात आती है कि न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या देखा कि फूड से हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी ग्रो होती है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भाई, आप लोग खाना खाते हो, खाने के अंदर हमारे पास विटामिन्स होते हैं। बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई या विटामिन डी की कमी है, तो लोग विटामिन डी के कैप्सूल्स खाते हैं। तो विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, दालों में प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स हैं, जैसे हमारे पास आयरन होता है, एप्पल है, एप्पल के अंदर आयरन होता है, या हमारे पास जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें आयरन होता है। आयरन अगर आप प्रॉपर्ली लेते हो तो आपको कभी एनीमिया नहीं होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो ये इतनी सारी बायोलॉजिकल बातें आपको पढ़ा दूंगा ना बायोलॉजी में 10th क्लास के एंड तक, कि तुम्हें बहुत कुछ पता लग जाएगा जो अभी आज तक पता नहीं है। बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रेगुलर लेक्चर अटेंड करते रहें। तो अब न्यूट्रिएंट्स आपको समझ में आ गए होंगे आई थिंक ये सारी बातें। न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंसेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ए लिविंग बॉडी। किसी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो हमें सब्सटेंसेज चाहिए होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, किस में होता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, राइस में होता है या पोटैटो में होता है। प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये सारी चीज़ें मिला के इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये सारे न्यूट्रिएंट जिस पर्टिकुलर फूड में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो भी नुकसान देगी और कम होगी तो भी नुकसान देगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि विटामिन की बॉटल ली और पूरी बॉटल गटक गए, वो आपको बहुत नुकसान दे जाएगी। तो इनमें से कोई भी चीज़ का एक्सेस भी बेकार है और उसकी जो आपके पास कमी है वो भी बहुत दिक्कत कर देगी। तो सब कुछ आपके पास बैलेंस्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमारे पास हुई बात। अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चार्ट न्यूट्रिशन के हमारे पास कौन कौन से मोड होते हैं, तो पूरा एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, देखेंगे सबके बारे में, बस देख लो नाम। ऑटोट्रॉपिक 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक फोटोसिंथेटिक होता है, एक कीमोसिंथेटिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक में 3 टाइप पढ़ोगे आप, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस तरह से मिला के आपके पास टोटल न्यूट्रिशन का एक चार्ट कवर अप होता है। तो इस चार्ट को प्रॉपर्ली नोटबुक में बनाना। अब इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में हम लोग स्टार्ट तो इससे करेंगे ऑटोट्रॉपिक से। तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर सबसे पहले तो दोनों का इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि मतलब क्या होता है इन दोनों का, और जब हम लोग इनका मीनिंग पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक वाला न्यूट्रिशन आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। आज पूरे लेक्चर में आपको फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन की पूरी पोस्टमार्टम, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री आपको बता दूंगा, जितनी 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी ज़रूरी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ऑटोट्रॉपिक से। हाँ तो भैया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब ऑटोट्रॉपिक में ऑटो वर्ड है और ट्रॉपिक वर्ड है। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन। ऐसे पर्टिकुलर प्रोसेस जहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो खुद को फीड कर सकते हैं। इनको हम ऐसा भी बोल देते हैं, कुछ जगह पे फीडर्स भी लिखा होता है, इसका मतलब सेल्फ फीडर्स, यानी जो खुद को फीड कर रहे हैं, उनको किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है अपना खाना बनाने के लिए। तो खुद का खाना अगर खुद बना सकते हैं तो वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स। और उनकी बॉडी में जो ये न्यूट्रिशन हो रहा है वो न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉप
autotrophic nutrition. That means all those organisms which are capable of making their own food are known as autotrophs, and such kind of nutrition are known as autotrophic nutrition. बहुत सिंपल सा है, the process in which organism prepare its own food by simple inorganic. भाई खाना किससे बनाते हैं, और इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, यानी वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इन सिंपल चीज़ों से अपना खाना तैयार कर लेते हैं, यानी सेल्फ कैपेबल है अपना फूड प्रिपेयर करने में, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब दो तरह का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, कीमोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके। सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, हरे प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स अगर नहीं है तो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर दियर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में देखेंगे। इस प्रोसेस का यूज़ करके ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसलिए उनके इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके अलावा कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपना खाना केमिकल एनवायरनमेंट में जो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है उससे बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे साइनोबैक्टीरिया नाम याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कीमोसिंथेटिक हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि हाँ साइनोबैक्टीरिया नाम का एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है जो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी से अपना फूड ऑब्टेन कर लेता है, तो ये भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास सारा हो गया। ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, ये जस्ट एक पीपीटी में दिया है तो यहाँ पे ये डायग्राम मत बनाना, बाकी सब कुछ नोट करना है। चलो, अब नेक्स्ट स्टडी हमारी कौन सी आएगी, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। अब फोटोसिंथेसिस के केस में ये वाला डायग्राम अच्छा लगे तुम्हें ये बना लेना, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में जो ये डायग्राम है ये वाला बना लेना, जो आपके मन करे। एक डायग्राम मैंडेटरी है, ज़रूर बनाना है आपको। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है ज़रा उसको देख लो। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर दियर ऑन फूड, खाना खुद बनाते हैं हरे प्लांट्स। कैसे बनाते हैं भाई, देखो रिएक्शन पे आते हैं सीधा। उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है एज अ रॉ मटेरियल। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको बताऊंगा बाद में कि पत्तियों से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो पत्तियों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर मेनली कहाँ से आता है, रूट से, ये यहाँ तक ऊपर पहुँच जाता है। तो वाटर रूट से मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल गई, और बाहर से आपके पास सनलाइट आ ही रही है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता ही होता है, तो ये सनलाइट भी मिल गई, क्लोरोफिल भी मिल गया, ये सब चीज़ें हमारे पास मिल गई। तो इन सब चीज़ों के प्रेजेंस में फाइनली क्या बना लिया इन्होंने, ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो वो होते हैं जो कि खाने में पाए जाते हैं, लाइक चावल में, आलू में। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ये ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज वाले होते हैं। तो ग्लूकोज की जगह कहीं पे ये लिखा हो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फाइनली कार्बोहाइड्रेट बना लिया प्लांट ने, तो एक ही बात है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, यानी वो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन यहाँ से वो रिलीज कर देते हैं। तभी तो बोलते हैं प्लांट बहुत नेसेसरी हैं, कि आज के टाइम में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको बचाने का एक ही तरीका है, प्लांट्स लगाइए। क्यों, प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कराएंगे, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कराएंगे तो क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे भाई। और ये एक्स्ट्रा CO2 जो एनवायरनमेंट में बनती जा रही है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो कितना फायदा है, CO2 भी खत्म होती जाएगी और उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए प्लांट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। एक बात और, एक डाउट और होता है, बच्चों ने पूछा हुआ है, यहाँ पे NCERT में या किसी और बुक में 12 लिखा हुआ है कि 12 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, और प्लस में यहाँ पे 6H2 निकाल के दिखा रखे हैं। रियलिटी में 12 मॉलिक्यूल ही होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल 6 निकलते भी हैं, बट मैंने बैलेंस करके काट के जो नेट मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं मैंने वो लिखे हुए हैं। तो देखो ध्यान से, 6 हैं, ये रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। 6 हमारे पास किसके मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, 6 वाटर के हैं, तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है। भाई इसके बाहर तो कुछ लगा हुआ नहीं ना, एक लगा हुआ है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं। अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे आगे तुम्हें कुछ समझाना है। आप तो ये स्लाइड पूरी की पूरी ऐसी कैसे नोट करोगे, ठीक। इसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ अब ये मत नोट करना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो मैं 6 से अगर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, CO2 बचेगा, H2O बचेगा, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इस एरो पे जो है इसको लिखने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे जब 6 से डिवाइड करूँगा तो सबको 6 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, C बचेगा, H2 बचेगा, O बचेगा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। ये एक टाइप की शुगर हो गई मेरे पास, ठीक है, जो ग्लूकोज बन जाती है बाद में, प्लस O2 बनेगा। तो मतलब मैं इंडिविजुअल ये देखना चाहूँगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और एक वाटर के मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और एक क्या बचा, एक शुगर का ये पार्ट बचा। ये कंप्लीट शुगर का मॉलिक्यूल नहीं है, CH2O
वो लिखा हुआ है। तो जब 6 बार ऐसे कार्बन के मॉलिक्यूल और 6 बार ऐसे इसके वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एडअप होंगे ना, तब जाके ऐसे ऐसे 6 यूनिट्स बनेंगी और उनको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो इंडिविजुअली मुझे समझने के लिए इस चीज़ को बनाना पड़ा, क्योंकि ये आगे मैं यूज़ करूँगा। तो हल्का सा ध्यान रखना, नोट करने की इस नीचे वाली डायरेक्शन को ज़रूरत नहीं है। डायग्राम बना लेना ये वाला और ये सब नोट कर लेना। ये लास्ट वाली डायरेक्शन मेरे बाद में काम आएगी, इसको आपको दिखाऊंगा बाद में। तो अभी इतनी बात समझ में आई। तो ये किस हेडिंग के अंदर आएगा, इस हेडिंग के अंदर हम लोग इस बात को लिखेंगे। ठीक है, इतना हमें क्लियर होता है बात। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, इवेंट्स कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस में, क्या क्या घटना घटती है, क्या क्या काम होता है हमारे पास। अब देखो, आप लोग रिएक्शन के ऊपर लिखते हो सनलाइट के साथ क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर, आपको दिखाऊंगा जब लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, पत्तियों के अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का केमिकल पिगमेंट, मतलब एक केमिकल होता है। इस क्लोरोफिल की वजह से ही सनलाइट एब्जॉर्ब हो पाती है। जो सनलाइट आ रही है ना, इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी जो प्लांट में है वो क्लोरोफिल की वजह से है। ये डिटेल में आगे स्लाइड्स आएंगी, आपको एक एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाया किसने, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करवाया, और ये जो लाइट एनर्जी थी किसी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पहला स्टेप तो ये होगा। उसके बाद क्या होता है कि जो ये वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है बाहर, और हाइड्रोजन को हम आगे यूज कर लेते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है। नेक्स्ट में CO2 भी आ रही है। इसका क्या होता है, तो CO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट विच फाइनली मेक द फूड। ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनली ग्लूकोज बोलते हैं। तो देखो तीनों चीज़ें, लाइट को एब्जॉर्ब करवा लिया क्लोरोफिल ने, CO2 किस में कन्वर्ट हो गई, बाद में जाके कार्बोहाइड्रेट बनाने में इसने हेल्प करी, और वाटर ने क्या करा, वाटर स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये 3 स्टेप हमारे पास हैं। एक बात और याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि तीनों स्टेप सीक्वेंस में हो, ये सीक्वेंस कैसे भी हो सकती है, पहले कोई भी काम हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग तरह के प्लांट्स के ऊपर। ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का 2 स्टेप में होता है या 2 फेजेस में होता है। एक को बोलते हैं लाइट फेज। लाइट फेज का मतलब ऐसी फेज या ऐसी रिएक्शन जिसके लिए मुझे सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और डार्क फेज वो होती है जहाँ पे सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये 2 स्टेप्स आगे आपको डिस्कस कराऊंगा। तो फिलहाल आपको इवेंट समझ में आ रहे हैं ना। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये सारे बेसिक से काम होते हैं। डायग्राम तो वही पीछे वाला आप लोगों ने बना लिया होगा, तो ये आप लोग इसे पूरे के पूरे को नोट करोगे। अब थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं कि हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देख लेते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो क्लोरोफिल आपको बताया ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो पहले क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हेडिंग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट यानी कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब देखो ये स्ट्रक्चर पूरी की पूरी जो बनी हुई है ना, एक पूरा क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाहर वाली जो ये लेयर है, ये एक डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। अंदर तुम्हें डिस्क दिखाई दे रही होंगी, छोटी छोटी सी इस तरह से डिस्क, जैसे प्लेट्स लगी हुई होती है एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी। तो इन डिस्क में से अगर एक डिस्क को उठाऊं सिंगल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं थाइलोकाइड। एक मिनट रुको, थोड़ी सी स्पेलिंग, THY, थाइलेकॉइड। इसको थाइलेकॉइड बोलते हैं एक डिस्क को। ठीक है, इस डिस्क का जो ये पूरा ग्रुप है, अगर मैं 8, 10, 15 ये डिस्क एक के ऊपर एक रख दूं जैसे तुम्हें दिखाई दे रही है, उस ग्रुप को बोलते हैं ग्रैनम। ग्रैनम, और ऐसे ऐसा एक ग्रैनम ये रहा, दूसरा ग्रैनम ये रहा, तीसरा ग्रैनम ये रहा, ऐसे बहुत सारे ग्रैनम नजर आ रहे हैं। तो ग्रैनम का जब हमारे पास प्लूरल बनता है कि भैया ये ग्रैनम वर्ड, तो क्या है, ग्रैनम वर्ड हमारे पास सिंगुलर है। ग्रैनम मतलब पाइल या डिस्क की जो लगी हुई ना, थैलेकॉइड की बहुत सारी डिस्क, इनको मिला के ग्रैनम बोला। और जब बहुत सारे ग्रैनम हो गए तो क्या बन गया वर्ड, ग्रैना वर्ड बन गया। तो ग्रैना होता है हमारे पास प्लूरल वर्ड। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको आनी चाहिए ये। तो ये इतने सारे क्या है, ग्रैना है। ये एक सिंगल जो पूरा डैक लगा हुआ है, ये क्या है, ये ग्रैनम है। इस ग्रैनम के अंदर एक डिस्क को निकालूं तो क्या है, थाइलाकॉइड है। तो इन थाइलाकॉइड्स के अंदर ही मेरे पास क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट तो ये पूरा का पूरा है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। अब देखो सनलाइट जब ऊपर से आती है ना, तो सनलाइट के अंदर कितने कलर होते हैं, सनलाइट के अंदर 7 कलर आप लोगों ने पढ़े होंगे कि विबग्योर होते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट है ना, यहाँ पे भाई हमारे जो थैलेकॉइड्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, ये बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इस सारे सेक्शन को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू को भी, ये येलो, ऑरेंज, रेड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। सिर्फ ये ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और ग्रीन को एब्जॉर्ब ना कर पाने की वजह से बाकी सारे कलर तो एब्जॉर्ब हो गए साथ के साथ,
ग्रीन कलर यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है। इस वजह से तुम्हें क्लोरोप्लास्ट या तुम्हारी पत्तियाँ जो होती हैं पेड़ की वो हरे रंग की दिखाई देती हैं, है ना। यानी सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो उनमें से बाकी कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हरा रंग एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इस वजह से ग्रीन कलर की पत्तियाँ दिखाई देती हैं। रात के टाइम पे पेड़ का भी देखना, बिल्कुल डार्कनेस में तुम्हें पत्तियों का कलर भी नजर नहीं आएगा, वो इस वजह से तो है कि वहाँ पे नाइट टाइम पे कलर आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो खैर ये सारी बेसिक बातें आपको काफ़ी सारी मैंने बता दी। तो आपकी मर्जी है कि क्लोरोप्लास्ट ये हेडिंग तो डालोगे, क्लोरोप्लास्ट में ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बना लेना, अदरवाइज जो नेक्स्ट वाला आएगा वो बना लेना, जो चाहो वो बना लेना। अच्छा, एक चीज़ में और रह गई मेरे को बतानी, जो हमारे पास ये डिस्क जैसे रखी हुई है ना बहुत सारी, भाई एक सिंगल डिस्क को थैलेकॉइड बोला, इसके ग्रुप को ग्रैनम बोला, ऐसे से बहुत सारे ग्रैनम ने क्या बना लिया, ग्रैना बना लिया। अब जो बाकी बचा कुचा रीजन है जहाँ पे ये पूरा स्टैक रखा हुआ होगा जगह जगह पे, उस लिक्विड वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो जैसे ये वाला रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा क्या होता है, एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ होता है, तो उस कलरलेस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलो ये डायग्राम चाहो ये बना लें, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक डिस्क तो क्या कहलाएगी, थाइलेकॉइड कहलाएगी, इनका ग्रुप क्या कहलाएगा, ग्रैनम कहलाएगा, और ऐसे से बहुत सारे ग्रैनम क्या कहलाएंगे, ग्रैना कहलाएंगे, ठीक है। बाकी ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें हैं। जो हमारे पास ये लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की थ्योरी वाला पोर्शन ये रहा। तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पत्तियों पे ही नहीं पाए जाते। अगर कच्चा आम भी है ना, हरे रंग का दिखाई दे रहा है, तो कच्चे आम पे भी क्लोरोप्लास्ट है, उसके छिलके पे। इसके अलावा अगर ग्रीन कलर का स्टेम है, जैसे बनाना का पेड़ देखा होगा, तो बनाना के पेड़ का स्टेम भी ग्रीनिश होता है, तो वहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होता है। बट फ़र्क इतना ही है कि सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट, बिलियंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों पे पाए जाते हैं। इसलिए मेजॉरिटी में जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो पत्तियों में ही होता है। बट ये गलत फहमी मत रखना कि सिर्फ पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्रीनिश पोर्शन जो भी मिलेगा ना प्लांट में, वहाँ सब जगह क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल की किचन बोलते हैं। भाई खाना तो वहीं बन रहा है, आपके घर में खाना जहाँ बनता है उसे किचन बोलते हो ना, तो सेल की किचन क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोफिल मत बोलना, कई बार बच्चे बोलते हैं सेल की किचन क्लोरोफिल है। भैया क्लोरोफिल तो केमिकल है एक तरह का, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करवा रहा है। जो स्ट्रक्चर है ये पूरी, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। कहाँ प्रेजेंट होती है दिखाऊंगा अभी आगे, पत्ती के अंदर दिखाऊंगा कहाँ पे जाके क्लोरोप्लास्ट में नजर आएगा। खैर इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, इसी का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ये आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम समझा रहा है, ठीक है। चलो तो इस हेडिंग के अंदर ये वाला डायग्राम, ये कोई सा भी एक डायग्राम बना लेना और ये थ्योरी आप लिख लेना। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमने बेसिक प्रोसेस पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बेसिक देख लिया। अब हम लोग वो जो लाइट फेज और डार्क फेज वाली बात थी ना, उसको और डिटेल में देखते हैं। अब देखो ये बहुत सुंदर डायग्राम है, इसमें एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये मेरा ट्री है, सनलाइट आ रही है, वाटर नीचे से एब्जॉर्ब होकर जा रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो वाटर तो नीचे से एब्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ पहुँच गया हमारे पास ये, तो यहाँ पे हमारा वाटर पहुँच गया। यहाँ से एनवायरनमेंट से CO2 आ रही है पत्तियों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और जो हमारे पास सुक्रोज यानी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज बन रहा है वो यहाँ पे हमारे पास वापस प्लांट के अंदर चला जाता है। ये प्लांट का खाना है, प्लांट का फूड है। अब इस पत्ती को जूम करके इसके अंदर से एक छोटा सा सेक्शन निकाला है। ये इस पत्ती के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। लीफ के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। इस मीजोफिल सेल का एक छोटा सा कॉर्नर निकाला हुआ है, उस छोटे से कॉर्नर के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है। देखो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही खाना बनता है, तो समझ में आ गया हम लोगों के पास। तो सनलाइट हमारे पास, अब देखो एक खाना दो फेज में बनता है, एक डार्क फेज होती है, एक लाइट फेज होती है। तो पहले लाइट फेज को देख लो। लाइट फेज में हमारे पास लाइट ऊपर से आती है, सनलाइट हमारे पास आ रही है, और वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ से आते हैं। तो ये दो चीज़ें यूटिलाइज होती हैं लाइट फेज में। इनके यूटिलाइजेशन होने की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल तो टूट जाएगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो लाइट फेज में ही ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है यहाँ से। और इस प्रोसेस में और क्या बनता है, ये दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनर्जी की यूनिट्स मान लो इनको। ATP तो आपने सुना हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक और होता है NADPH। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास निकलते हैं एनर्जी के, और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ इंटर करते हैं, दूसरी साइकिल में इंटर करते हैं। जो ये केल्विन साइकिल लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डार्क फेज या डार्क रिएक्शन। तो ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ इंटर करेंगे, और ऊपर से क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आई, ये दोनों मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन से आए, ये मिक्सअप होकर क्या बनाएंगे, ये फाइनली बनाएंगे
सुक्रोज या फिर ग्लूकोज जो खाना है। तो खाना कहाँ पे बनता है? खाना डार्क रिएक्शन में जाके बनता है। अभी हल्का फुल्का समझ में आया होगा, और डिटेल में इसको समझाता हूँ। ये डायग्राम मत बनाना, ये अच्छे से देख लेना, पूरा एनालाइज कर लेना, इनमें कुछ नहीं बनाना इस डायग्राम में। अब ये वाला डायग्राम है, इसको आप बना सकते हो, इसकी तो ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो प्लांट सेल दिखाई हुई है, प्लांट सेल के अंदर से क्लोरोप्लास्ट निकाल के दिखाया हुआ है इन्होंने, तो क्लोरोप्लास्ट ही निकाल के दिखाया हुआ है, तो इसी को बना लेना बस। सनलाइट देखो आ रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। सनलाइट और वाटर के एक मॉलिक्यूल जब हमारे पास आया तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? ये थाइलाकॉइड है, और उसके पूरा ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। तो उसका मतलब ग्रैनम के अंदर या थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। पहला स्टेप याद रहेगा ना, तो ग्रैनम के अंदर या फिर थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है और लाइट एनर्जी कंज्यूम होती है। लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। बाकी बची कुछ चीज़ों से दो तरह के मॉलिक्यूल निकलते हैं, हल्का सा नाम याद रखना, एटीपी और एनएडीपीएच। ये दो मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं दूसरी फेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, या फिर इसी को डार्क रिएक्शन या डार्क फेज भी बोलते हैं। इस फेज में क्या यूज होती है? CO2 अब इस फेज में यूज होती है। देखो वाटर तो पहले हमारे पास लाइट रिएक्शन में यूज हो गया, CO2 डार्क रिएक्शन में यूज होती है। इस रिएक्शन की कैरी आउट होने के लिए सनलाइट जरूरत नहीं होती, सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहे हैं, CO2 यहाँ से आ रही है, और इस प्रोसेस से हमारे पास क्या बनता है? शुगर का। देखो वो छोटा सा मॉलिक्यूल था ना CH2O, जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, इससे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना और एक CH2O बना। अब यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे आप 6 लगा दो, यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ पे 6 लगा दो, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बन गया ना, बन गया आपके पास ग्लूकोज फाइनली। तो इस तरह से साइकिल मल्टीपल टाइम चलती रहती है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह का पूरा लॉजिक होता है जो आपको यहाँ समझा दिया। तो ये आप अच्छे से बना लेना, फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से। ये डायग्राम किसी बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है डिटेल में जाने की ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे से कुछ बनता रहता है और फिर वापस ये चीज़ यहाँ पे रिपीट होकर आती रहती है, तो ये साइकिल चलती रहती है पूरी की पूरी ऐसे ही। बस क्या ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पास पहला प्रोसेस था, जो लाइट रिएक्शन थी, जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल टूट के इसने ऑक्सीजन बना लिया, ये कहाँ होती है? ये थाइलाकॉइड के अंदर होती है या ग्रैनम के अंदर होती है। इस स्टैक को क्या बोलते हो? इस स्टैक को हम लोग ग्रैनम बोलते हैं। होप कि आपको बात याद होगी। अच्छा, फिर ये जो केल्विन साइकिल वाली रिएक्शन है ये कहाँ होती है? ये होती है स्ट्रोमा में। देखो लिखा हुआ है नीचे, स्ट्रोमा में भी रिएक्शन होती है। तो डार्क रिएक्शन हमारी स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, चलो ये डिफरेंस फॉर्मेट में थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दी, इसको एक बार पढ़ लेना आराम से। तो लाइट फेज डार्क फेज के बारे में जो बताया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लो। यहाँ कहाँ पे होता है? ग्रैना रीजन में होता है। अभी ग्रैना हमारे पास ग्रैनम का प्लूरल है ना, और ये कहाँ पे होता है? ये स्ट्रोमा रीजन में होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए। स्ट्रोमा लिक्विड था जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ था। ग्रैना क्या था हमारे पास? ग्रैना का ग्रैनम आया था, ग्रैनम के अंदर थाइलाकॉइड हरे रंग की डिस्क थी बहुत सारी। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी को, और वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकल जाएगी, और इसके अलावा ये दो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये एंटर कर जाएंगे कहाँ पे? डार्क फेज में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब डार्क फेज में क्या होगा? CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये NADPH और ATP के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल यहाँ से आए थे, तो ये मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में एंटर कर जाएंगे, और फाइनली क्या होगा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। और इस फेज का दूसरा नाम क्या है? केल्विन साइकिल है। 2-3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन केल्विन का था, इसलिए केल्विन साइकिल भी इसको बोला जाता है। तो होप कि लाइट और डार्क रिएक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। डायग्राम बहुत सुंदर ये है आपके पास प्रॉपर समझने के लिए। इसके अलावा थ्योरी वाला पोर्शन ये है। अब फुल फॉर्म बच्चे पूछते हैं, इनकी फुल फॉर्म बता दो। ATP की तो आप लोगों ने पढ़ी हुई होती है, NADPH की और देख लो, हल्का सा नाम ध्यान रखना चाहो तो। NADPH क्या होता है? एनर्जी का मॉलिक्यूल है ये भी, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, रख लेना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये हायर में जब 11th 12th में बायोलॉजी आती है तो वहाँ पे इस NADPH का ज़्यादा डिटेल में यूज़ होता है। 10th में ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, हम इतना सारा हम लोगों ने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस के बारे में, बेसिक इवेंट्स वगैरह पढ़ लिए, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ ली, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ ली। अब इसके बाद आती है स्ट्रक्चर लीफ की। भैया सारा काम तो पत्तियों में हो रहा है, तो पत्ती की स्ट्रक्चर तो दिखा दो। तो ये NCERT का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, बनाना है नोटबुक में, पूरा का पूरा डायग्राम एज इट इज़ बनाना है सारे नाम के साथ साथ। ठीक है, देखो क्या किया हुआ है, ये पत्ती है हमारे पास, पत्ती का क्रॉस सेक्शन ऊपर की साइड से नहीं देखना, इसका क्रॉस सेक्शन देखो, एक जीरो सा गोल दिख रहा है ना, ये सा जो ये सबको साइड नज़र आ रही है, इसी को तो क्या बोलते हो? क्रॉस सेक्शन बोलते हो। इस क्रॉस सेक्शन को जूम करके आपको ये दिखाया हुआ है, तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है इस पत्ती का। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास एक ऊपर वाली लेयर नज़र आ रही है, 3 सेल आपको रेक्टेंगल शेप में ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये रखे हुए हैं, इनको बोलते हैं
एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल ऊपर की साइड है इसलिए क्या बोला, अपर एपिडर्मिस बोला। ऐसे ही सेल नीचे की साइड में भी होते हैं मेरे पास रखे हुए लोअर सेक्शन पे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये एपिडर्मल सेल से बने हुए हैं। एपिडर्मल सेल को कंबाइन करके टिश्यू बन जाएगा ना, एपिडर्मिस टिश्यू। तो एक अपर साइड पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एक लोअर साइड पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, लोअर साइड पे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, आपको अभी दिखाऊंगा। इस साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टोमेटा भी होते हैं। स्टोमेटा छोटे छोटे से होल्स होते हैं, तो स्टोमेटा भी हमारे पास हमेशा लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अब रीजन समझ लेंगे इसको। स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे गार्ड सेल्स, तो स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल्स भी होते हैं। ये जो बीच में सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स की लेयर के बीच में, भाई ऊपर दो हमारे पास ब्रेड हो गई, बीच में जो सैंडविच हुआ हुआ है सब कुछ, तो ये हमारे पास है मीजोफिल सेल्स। तो ये सारे क्या है, इनको नाम लिखना, लिखे हुए नहीं है, ये हमारे पास है मीजोफिल। पत्ती के अंदर मीजोफिल नाम के सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे होंगे, देखो इतने सारे क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन ग्रीन कलर के 0 0 नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे से बहुत सारे, ये सब क्लोरोप्लास्ट हैं। इनके अंदर जो नजर आ रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर के बहुत छोटे छोटे से, तो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये पत्ती की बहुत आसान स्ट्रक्चर है। क्या करना है, गोले गोले तो बनाना है तुम्हें इसमें, और नाम याद रखना है। सबसे टॉप पे एक लेयर भी है हमारे पास इस जगह पे, क्या है, क्यूटिकल की लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है ऊपर की सरफेस पे पत्ती की, ताकि यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर वगैरह गायब ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो ये वाला डायग्राम आप प्रॉपर वे में बनाओगे। थ्योरी लीफ की आगे आएगी, उससे पहले डायग्राम और डिटेलिंग में देख लो ज़रा। ये डायग्राम समझने के लिए बस पूरा का पूरा। एक पत्ती है, इस पत्ती का क्रॉस सेक्शन देखो, साइड व्यू दिखाया है ना, इस साइड व्यू को यहाँ से जूम करके निकाला है। अब साइड व्यू जब देखा जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर की एक लेयर है एपिडर्मिस की, एक नीचे की लेयर है एपिडर्मिस की। अब देखो छोटे छोटे से स्टोमेटा नजर आ रहे हैं ना, ये 3 डायमेंशन में बहुत अच्छी पिक्चर है। तो छोटे छोटे से होल्स नजर आ रहे हैं, ये लोअर सरफेस पे पत्ती के निचले हिस्से पे होते हैं। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और यहीं से ऑक्सीजन बाहर आती है। दरवाजे हैं, पत्ती में एंट्री करने के दरवाजे हैं, ये स्पेसिफिक टाइम पे खुलते हैं और बंद होते हैं। इनको खोलने और बंद करने के लिए यहाँ पे गार्ड्स लगे हुए होते हैं 2, जिनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो गार्ड सेल्स इनकी ओपनिंग क्लोजिंग का काम करते हैं। 10th में वो पूछा जाता है, देखेंगे उसको। तो CO2 यहीं से एंटर करती है, और जब खाना आना सब बन जाता है तो O2 या ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये इतने सारे मीजोफिल सेल्स हैं, इनके अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे से क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है, मीजोफिल लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, वीन्स हैं, कुछ वीन्स यानी कुछ टिश्यूज भी होते हैं यहाँ पे। ये वीन्स क्या करती हैं, ये पानी को जड़ों से खींच के लेके आती हैं, और जब खाना बन जाता है उस खाने को पूरे प्लांट में सप्लाई करने का काम करती हैं। तो कितना कुछ, ये डायग्राम ऐसे हैं, आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से लिए हुए हैं। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से वीडियो को रोक के अच्छे से ऑब्जर्व करके देखना। ठीक है, अब ये हमारे पास ये बात हो गई। अब इसमें इन्होंने क्या करा है, ठीक है, ये पत्ती थी, पत्ती के क्रॉस सेक्शन को जूम करा, ये पत्ती की क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर हमें दिखाई इन्होंने। अब इसमें से एक छोटा सा सेल जो था मीजोफिल सेल, उसको जूम करके फिर निकाल रहा है। यहाँ पे ये पूरा मीजोफिल सेल है, तो एक सिंगल मीजोफिल सेल है, इसमें कुछ उभरी उभरी सी स्ट्रक्चर नजर आ रही होंगी, उसमें से छोटे सी एक उभरी हुई स्ट्रक्चर को खींच के बाहर निकाल लिया, उसको क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट बोला। ये तो आप पहले भी देख चुके हो भाई। ये डिस्क जैसी स्ट्रक्चर क्या है, थाइलेकॉइड हैं। इनके स्टैक को क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। बहुत सारे ग्रैनम मिल जाएं तो ग्रैना बना लेते हैं, और जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसके क्या बोलते हैं, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। तो देख लो कहाँ पे, पत्ती के अंदर गए, पत्ती में इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आई, उसमें ये हज़ारों लाखों सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स। उन हज़ारों लाखों मीजोफिल सेल्स में से एक सेल को बाहर निकाला, उस सेल के अंदर हज़ारों हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इतना कुछ होता है। तो यहाँ पे जाके ये है किचन सेल की, इन किचन में बनता है खाना। ठीक है, तो कितना डिटेल में तुम्हें बातें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत बढ़िया होगी ना, तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा हमेशा। अच्छा, अब थ्योरी वाला सेक्शन, भाई ये स्लाइड तो आपके समझाने के लिए, ये वाली से पीछे वाली स्लाइड आप बनाओगे पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, ये हेडिंग आपके पास डली हुई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अब इसमें थ्योरी वाला सेक्शन देख लेते हैं। ये डायग्राम बस ऐसे ही है, इसमें ज़रूरत नहीं है आपको बनाने की, बस मैंने दोबारा से दिखा दिया, इसको देख लेना बस। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी थी, यहाँ पे एपिडर्मिस वाली लेयर थी। क्यूटिकल के बाद कौन सी लेयर है, ये एपिडर्मल सेल की लेयर है। एक नीचे भी होती है, एक ऊपर भी होती है। स्टोमेटा नीचे क्यों होते हैं, सोच के बताओ, ऊपर क्यों नहीं होते? क्योंकि भैया अगर ऊपर प्रेजेंट होते ना स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के थ्रू तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 आती जाती हैं, है ना। तो होता कि अगर स्टोमेटा ऊपर की साइड प्रेजेंट होते तो इस रास्ते से पानी भी उड़ जाता, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के एवापोरेट हो जाते और पूरी के पूरे प्लांट की पत्तियां सूख जाती। तो डाउन साइड से एवापोरेशन आसानी से नहीं हो पाता, अप साइड से डायरेक्ट ऊपर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं यहाँ पे ऐसे एनवायरमेंट में, इसलिए ऊपर की साइड पे स्टोमेटा नहीं होते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है किसी लीफ की, इसमें 2 पार्ट होते हैं, अपर और लोअर एपिडर्मिस।
अपर साइड पे कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है क्योंकि इस पे कुछ भी नहीं है, अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इट हैज़ नो क्लोरोप्लास्ट एंड इट प्रोटेक्ट्स द लीफ बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। पानी के लॉस को बचाती है ना, एक भी गेट नहीं है, दरवाज़ा बिल्कुल बंद है, कोई दरवाज़ा नहीं है, तो यहाँ पे से पानी बाहर जा ही नहीं सकता। लोअर एपिडर्मिस क्या है? इट कंटेन्स स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज कराते हैं। CO2 को तो एनवायरनमेंट से आने देते हैं और जो ऑक्सीजन बनती है उसको बाहर जाने देते हैं। ये काम कहाँ होता है? ये काम स्टोमेटा में होता है। ये स्टोमेटा दरवाजे हैं, दरवाजों पे कोई प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए, तो कौन होता है? वो गार्ड सेल्स होते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है पत्ती का? स्टोमेटा। These are tiny pores mostly found in lower epidermis which allow gases to enter and exit the leaf। ये मैंने आपको बता दिया था गार्ड सेल्स के बारे में। These are पीच जैसी शेप के होते हैं, मतलब कुछ इस तरह के, जैसे बीन शेप नहीं होती, कुछ इस तरह के, ऐसी शेप के होते हैं गार्ड सेल्स। तो ये इस तरह से गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। These are peach shaped cells present on the stomatal openings. It contains cell wall। गार्ड सेल में सेल वॉल भी होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ईच पेयर ऑफ गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गार्ड सेल का सिर्फ एक ही काम है, क्या करते हैं? स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग, यानी दरवाजे बंद करना और दरवाजे खोलने का काम है। अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दरवाजे कब बंद करने हैं, कब खोलने हैं। दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस होगा तो CO2 की ज़रूरत पड़ेगी, जब CO2 एब्जॉर्ब करनी होगी तब दरवाजे खोल देंगे ये। उसके बाद जब हमारे पास CO2 चली गई, दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब खाना बन जाएगा उसके पास ऑक्सीजन बाहर निकलने वाली होगी, फिर दरवाजे खोल देंगे। तो ये सब कहानी गार्ड सेल्स कंट्रोल करवाते हैं। तो गार्ड सेल के बारे में हम लोग डिटेल में आगे भी देखेंगे। तो लीफ की स्ट्रक्चर आई थिंक समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी। तो लीफ के हमारे पास ये स्ट्रक्चर आप लोग बनाओगे, एग्जाम में बनाने को आती है। ये हमारे पास समझने के लिए पूरा डायग्राम हो गया था। इसके बाद ये थ्योरी वाला सेक्शन हमारे पास ये हुआ और यहाँ तक जाके हमारी लीफ की स्ट्रक्चर फाइनली खत्म हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है? अभी स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कैसी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई हैं ये बातें भी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की डायग्राम्स बना के दिखाओ। देखो ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको बीन शेप में सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन सेल्स को बोलते हैं गार्ड सेल्स। देखो इन सेल्स के अंदर वैक्यूल भी नज़र आ रहा है, प्लांट सेल है ना, वैक्यूल है एक बड़ा सा। इन सेल्स के अंदर जगह जगह पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी हैं, है ना। इन सेल्स के अंदर इनके न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हैं। तो ये दोनों के दोनों सेल्स क्या हैं? गार्ड सेल्स हैं। यहाँ पे गार्ड सेल्स दूर दूर हैं तो इनके बीच में एक ओपनिंग बन गई है, एक जगह बन गई है, एक दरवाज़ा बन गया है। इस दरवाजे को क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं। देखो स्टोमेटा, फिर वही बात आती है कि जो स्टोमेटा वर्ड है, ये स्टोमेटा है प्लूरल वर्ड। क्या है ये? प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर होता है स्टोमा। सिंगुलर क्या होता है? स्टोमा। तो ये बेसिक सिंगुलर प्लूरल की बात तो आप जानते होंगे, आपको पता होनी चाहिए ये तो ये बीच में जगह जो बन गई इसको मैं क्या बोलूँगा? इस जगह को बोलूँगा स्टोमा। तो ये स्टोमा बन गया, ठीक है। अब ये अगर पास पास चिपक जाए तो बिल्कुल, तो जगह देखो बंद हो गई ना, दरवाजे बंद हो गए, जाने का रास्ता नहीं है। तो यहाँ बोलूँगा स्टोमा ओपन है, यहाँ पे बोलूँगा स्टोमा क्लोज्ड है। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स फूल गए तो दरवाज़ा खुल गया, तो स्टोमा आपको दिख गया। यहाँ पे गार्ड सेल्स श्रिंक हो गए, दरवाज़ा बंद हो गया, तो स्टोमा क्लोज हो गए। तो ये डायग्राम बनाना है आपको नोटबुक में, ठीक है। चलो थ्योरी वाला सेक्शन अभी आपको दिखा देता हूँ आगे। ये थ्योरी वाला सेक्शन है इस चीज़ का। बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा द प्लांट्स प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। भाई पूछे ना कोई, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग क्यों ज़रूरी है? अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगी तो प्लांट अपना सारा वाटर लॉस कर देंगे और सूख के मर जाएंगे बेचारे। तो प्लांट को के वाटर को लॉस होने से बचाते हैं ये स्टोमेटा। इसके अलावा गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। Large amount of water can be lost during gases exchange, so the plants close the stomata when they do not require carbon dioxide। जब कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करवाना पड़ा, एंटर करवाया, उस टाइम में कोई खास पानी लॉस नहीं होता क्योंकि लगातार मॉलिक्यूल्स CO2 के आ रहे होते हैं और जैसे ही सारे मॉलिक्यूल आ जाते हैं दरवाज़ा बंद हो जाता है और वाटर का लॉस रुक जाता है वहाँ पे, तो एक्स्ट्रा वाटर लॉस नहीं होता, ठीक। ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। हर एक स्टोमा बीन शेप के 2 गार्ड सेल्स से बाउंडेड होता है। देखा ना आप लोगों ने कि ये जो स्टोमा था इसके दोनों तरफ 2 गार्ड सेल्स हमारे पास लगे हुए हैं, ठीक है। व्हेन गार्ड सेल्स टेक अप वाटर, जब इन पानी पहुंच जाता है गार्ड सेल्स में तो ये फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और स्टोमा क्या हो जाता है? ओपन हो जाएगा। और जब गार्ड सेल्स में से पानी लॉस हो जाता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमा क्या हो जाता है? क्लोज। तो यहाँ श्रिंकिंग केस में स्टोमा बंद हो गया और स्वेलिंग केस में स्टोमा क्या हो गया? ओपन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे मेंटेन की जाती है। इन दिस वे गार्ड सेल्स कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये सारी स्टोरी बहुत ईजी वे में आपकी लिखी हुई है इस डायग्राम से रिलेटेड। तो हेडिंग ये रही, डायग्राम ये रहा और थ्योरी ये रही सारी। ये सब कुछ नोट्स बढ़िया नहीं होंगे, बायोलॉजी में हमेशा फंस जाओगे, बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट्स बढ़िया बनाओ, सब कुछ बढ़िया से समझो, कोई दिक्कत नहीं है फिर किसी क्वेश्चन में।
अब ये नॉलेज अड्डा मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जहाँ पर भी मिलते जाएंगे, मैं तुम्हें इसी हेडिंग के साथ बताता रहूँगा, ये एक्स्ट्रा है सिलेबस से थोड़ा बाहर आपके जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो थाइलाकॉइड, वो डिस्क जैसी स्ट्रक्चर थी ना, प्लेट्स रखी हुई थी ग्रीन कलर की बहुत सारी, तो थाइलाकॉइड्स के अंदर पिगमेंट दो तरह के होते हैं। क्लोरोफिल तो सुनी लिया हुआ नाम, एक कैरोटिनॉइड भी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के साथ साथ क्या होता है, कैरोटिनॉइड भी होता है। तो दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है ना, ये क्लोरोफिल एक तरह का नहीं होता, ये 7-8 तरह के क्लोरोफिल होते हैं। और उन क्लोरोफिल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, ये दो होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये पता होना चाहिए, बच्चों को पता नहीं होता कई बार। क्लोरोफिल इतना बेसिक नॉलेज है कि थोड़ी सी, हाँ मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी पता होनी चाहिए। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा रोल इन्हीं का होता है। इसमें से जो ये क्लोरोफिल ए होता है, सारा करता धरता यही है, सब काम यही करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करने का काम सबका यही क्लोरोफिल ए वाले का होता है। इस क्लोरोफिल ए में ऐसा क्या है जो ये काम कर पाता है, तो इसके अंदर मैग्नीशियम आयन होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो मैग्नीशियम आयन इसको हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो सिलेबस से एक्स्ट्रा थी, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, चाहे तो नोट कर लेना, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे इन डेजर्ट प्लांट्स। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें दिन के टाइम पे स्टोमेटा बंद रहते हैं, बंद भी रहने चाहिए। अगर डेजर्ट में तो वैसी पानी की कमी होती है, अगर दिन के टाइम पे हमारे स्टोमेटा खुले रह गए तो सारा पानी उड़ जाएगा, प्लांट बचे कुछ जो हैं वहाँ पे मर जाएंगे। पहली बात तो प्लांट इतने कम होते हैं, तो जो हमारे पास प्लांट हैं भी जो थोड़े बहुत सर्वाइव कर पा रहे हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता होगा, स्टोमेटा बंद है पूरे दिन, दिन के टाइम ही लाइट आएगी, स्टोमेटा बंद होंगे तो CO2 आनेगी नहीं, CO2 नहीं आनेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे करा लेंगे। तो ये प्लांट जो होते हैं डेजर्ट वाले बड़े चालू होते हैं, ये स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं, तभी तो डेजर्ट जैसी एक्सट्रीम कंडीशन में उग पा रहे हैं। तो ये प्लांट क्या करते हैं, रात के टाइम पे CO2, रात के टाइम पे तो थोड़ी ठंडक होती है डेजर्ट्स में, तो रात के टाइम पे अपने स्टोमेटा ओपन कर देते हैं और जितनी CO2 होती है उतनी CO2 एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, यानी CO2 उन्होंने रात में भर ली और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में उसको रात रात में कन्वर्ट कर देते हैं। खाना नहीं बन पाएगा, बिना सनलाइट के तो खाना बनेगा ही नहीं। तो CO2 एब्जॉर्ब करके उसको एक इंटरमीडिएट यानी बीच में कोई ऐसी चीज़ बना ली उन्होंने जिसको बाद में वो फूड में दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रात में CO2 भर के उसमें उन्होंने किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और दिन में जब वापस सनलाइट आई तो CO2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो स्टोमेटा दोबारा से खोलने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। तो होगा क्या, सनलाइट अब आ जाएगी और प्रॉपरली खाना वो बना लेंगे। तो ये काम करते हैं ये लोग। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया ये। Desert plants take up CO2 at night and prepare an intermediate compound when which gets कन्वर्टेड इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के टाइम पे वो जो रात में CO2 एब्जॉर्ब करके जो प्रोडक्ट बना लिया था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फाइनली फूड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो CO2 थी, CO2 एब्जॉर्ब करके एक इंटरमीडिएट कोई चीज़ बना ली इन्होंने, ये सारा काम रात रात में ही इन्होंने कर लिया। तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया और फाइनली ये काम हुआ नाइट टाइम पे, है ना, एग्जैक्टली समझने के लिए बता रहा हूँ, नाइट टाइम पे हुआ। और फाइनली फिर दिन के टाइम पे क्या हुआ, दिन के टाइम पे लाइट आ गई और किस में कन्वर्ट हो गया, इनके फूड में कन्वर्ट हो गया और यहीं पे से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। एक पॉइंट और आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जो खाना क्या बनता है, खाना ग्लूकोज बनता है जिसको आप लोग C6H12O6 बोलते हो। अब जितना खाना इसे चाहिए होता है प्लांट को, वो उतना खाना तो यूज़ कर लेगा, यूटिलाइज कर लेंगी, उसकी पत्तियाँ, उसके स्टेम्स, उसकी रूट्स यूटिलाइज कर लेंगी। जो बचा कुचा खाना होता है वो प्लांट्स में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्मेट में। तो स्टार्च को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च को प्लांट्स का रिजर्व फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्व फूड बोलते हैं ऑफ प्लांट। तो ये बात याद रखिएगा अपनी नॉलेज के लिए कि स्टार्च को क्या बोलते हैं, प्लांट्स का रिजर्व फूड बोलते हैं। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में बनता है डाइजेशन के बाद, तो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में बनता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो एनिमल्स में रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन और प्लांट्स में रिजर्व फूड होता है स्टार्च। रिजर्व मतलब जब जरूरत पड़ेगी ना, बाद में जब ग्लूकोज कम पड़ जाएगा तो ये स्टार्च वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में हमने खाना खाया ग्लूकोज बना, जितना ग्लूकोज बॉडी को इंस्टेंटली चाहिए था वो यूज हो गया, बाकी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया और स्टोर कर दिया जाता है हमारे लिवर के अंदर। लिवर में स्टोर होता है वो, और जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब हमें काफ़ी टाइम तक खाना नहीं मिला होता, तो वही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है और हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है फिर तो भैया फिर रहा नहीं जाता भाई, फिर तो उसके बाद आपको चक्कर आने लगते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जो रिजर्व फूड था लिवर में वो सब खत्म हो गया, अब भैया खाना आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये बातें हो गई।
अब होमवर्क के क्वेश्चन मैंने बहुत पढ़ा दिया। होमवर्क के क्वेश्चन ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में है, इनको आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो व्हाट्सएप मुझे कर देना। तो ये मैं इनका आपको कोई आंसर नहीं बताऊंगा, मैंने पूरा पढ़ा दिया। अगर जिसने वीडियो बहुत अच्छे से देखी है वो एक एक क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे देगा। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है पूछ रहे हैं, अपना आप ढूंढना। इसके अलावा द सब्सटेंस असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, इनमें से क्या प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो अपना आप बताओगे। इसके अलावा नेक्स्ट में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज आर यूज्ड ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज कौन सी हो गई, लाइट रिएक्शन हो गई, और लाइट इंडिपेंडेंट वाली कौन सी हो गई, डार्क रिएक्शन हो गई। तो ये पूछ रहे हैं लाइट डिपेंडेंट फेज में, यानी कि लाइट रिएक्शन में ऐसा क्या बनता है जो डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है। तो इनमें से कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो लाइट रिएक्शन में बनती थी और डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू क्या है, द प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर को तोड़ दिया जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। याद करो, वाटर को तोड़ा था फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है हमारे पास, थाइलाकॉइड का जो स्टैक होता है, स्टैक को क्या बोलते हो, ग्रैनम बोलते हो। ग्रैनम का प्लूरल क्या होता है, ग्रैना होता है, आप ग्रैना बोल सकते हो। तो ग्रैना में या थाइलाकॉइड्स में हमारे पास लाइट रिएक्शन होती है, वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं उस चीज़ को, फोटोलिसिस बोलते हैं। तो ये मैंने आपको खुद ही करा दिया। तो फोटोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट रिएक्शन में होता है, और लाइट रिएक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, वाटर का मॉलिक्यूल आया, वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोलिसिस होगा आपके पास। देखो ये रहा थर्ड ऑप्शन, ये तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आज बहुत सारा बेसिक आप लोगों को न्यूट्रिशन का मैंने बता दिया। इस क्लास में जहाँ पर भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। वीडियो को एक बार समझ नहीं आए, कोई डाउट हो दोबारा से रिपीट करके देखना। जितने भी नोट्स आपको कहे हैं वो सारे नोट्स प्रॉपर्ली बनाना, सारे डायग्राम्स अच्छे से बनाइएगा। अगर नोट्स प्रॉपर्ली होंगे, आपको बता चुका हूँ, आपको पढ़ने में हमेशा आसानी होगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक सारा पढ़ लिया, यानी हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई बात है, कोई अजर्शन रीजन के एक दो क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो मैं वो अगली क्लास में आप लोगों को करा दूंगा। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो चार्ट बनाया था ना, उसमें होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक है, इसके अलावा पैरासाइटिक है, वो पढ़ेंगे। और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग ह्यूमन बींग्स पे आ जाएंगे। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब वहाँ पे पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, आप वो सारा कुछ यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बड़े आराम से हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलो।